नमस्कार। जरा सोचिए, क्या एक सोशल मीडिया बैन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पूरी की पूरी सरकार ही गिरा दे? सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, है ना? पर यह कोई कहानी नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक डिजिटल फैसले ने एक देश की सियासत में ऐसा भूचाल ला दिया कि सत्ता की बुनियादें ही हिल गईं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक सोशल मीडिया बैन सरकार गिरा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ऐसा हुआ भी। बात है सितंबर 2025 की, नेपाल की, जहां ठीक यही हुआ। चलिए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक डिजिटल ब्लैकआउट से। मतलब एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में लाखों लोगों को ऑनलाइन दुनिया से बिल्कुल काट दिया। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने आगे चलकर आग लगा दी। तारीख थी 4 सितंबर 2025। ये वो दिन था जब नेपाल की सरकार ने मानो देश का डिजिटल स्विच ही ऑफ कर दिया, एक झटके में। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोचिए एक साथ 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई। और ये सिर्फ ऐप्स नहीं थे, ये तो लाखों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जो अब उनसे छीन लिया गया था। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ था। ये बैन पूरी तरह से नहीं था। मतलब एक तरफ फेसबुक और एक्स जैसे बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक और वाइबर जैसे ऐप्स वो चल रहे थे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजह सीधी सी थी। इन कंपनियों ने सरकार के नए नियमों को मान लिया था, जबकि बाकियों ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा? उनका कहना था कि ये सब रेगुलेशन के लिए है। मतलब इन प्लेटफॉर्म्स ने नए नियमों के तहत खुद को रजिस्टर नहीं करवाया। नियमों में क्या था? नेपाल में एक ऑफिस खोलो, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक सिस्टम बनाओ, वगैरह वगैरह। कागज पर तो ये सब बड़ा सीधा साधा लग रहा था, पर असली कहानी वो कुछ और ही थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ ऐप्स को बैन करने की नहीं है। इस बैन ने तो बस उस गुस्से को हवा दे दी जो समाज में पहले से ही अंदर सुलग रहा था। ये तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो कहीं और लगी हुई थी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो काफी पहले से जमा हो रहा था। देश के युवाओं में सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा उबल रहा था। नौकरियों की कमी थी, गरीबी बढ़ रही थी, और ऊपर से सेंसरशिप का डर। मतलब लोगों को लग रहा था कि एक तरफ उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और दूसरी तरफ देश के नेता अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इस गुस्से की आग में घी का काम किया एक शब्द ने, नेपो किड्स। ये शब्द राजनेताओं और बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता था। और ये बच्चे करते क्या थे? सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियों, छुट्टियों और पार्टियों का दिखावा। जाहिर है, जब आम लोग ये सब देखते थे तो उनके मन में असमानता का एहसास और भी गहरा हो जाता था। और फिर बस वही हुआ जिसका डर था। जो गुस्सा अब तक ऑनलाइन क्लिक्स और कमेंट्स तक ही था, वो अब सड़कों पर उतर आया। और देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। और यकीन मानिए, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अगस्त के आखिर में सरकार ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 4 सितंबर को बैन लगा दिया गया और उसके तुरंत बाद काठमांडू की सड़कों पर हजारों नौजवानों का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर्फ 5 दिनों के अंदर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना हिंसक हो गया कि 9 सितंबर आते आते सरकार को घुटने टेकने पड़े और बैन वापस लेना पड़ा। लेकिन ये कोई आसान जीत नहीं थी। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सड़कों पर जो झड़पें हुईं, उनमें करीब 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 400 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस गुस्से और उस अराजकता का जीता जागता सबूत थे जो पूरे देश में फैल चुकी थी। सरकार ने भी इन प्रदर्शनों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर की गोलियों और कुछ मामलों में तो असली गोलियों तक का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ ने संसद भवन पर धावा बोलने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़ गए कि शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा। तो इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जिस सरकार ने यह बैन लगाया था, वो सरकार खुद ही गिर गई। इन विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक असर बहुत बहुत गहरा था। और इसके बाद जो हुआ, वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक चीजें गिरती चली गईं। सबसे पहले सोशल मीडिया बैन हटाया गया, फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद संसद भंग कर दी गई और आखिर में 5 मार्च 2026 को नए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। सोचिए, एक फैसले ने पूरी सत्ता का खेल ही पलट दिया। वैसे इस पूरे राजनीतिक संकट के बीच एक ऐतिहासिक बात भी हुई।
सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया और इसके साथ ही वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। ये इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही अहम पहलू था। चलिए अब जरा नेपाल की इन घटनाओं से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये कहानी हमें आज के दौर में डिजिटल अधिकारों और सबसे जरूरी युवा पीढ़ी की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, इसके सबक पूरी दुनिया के लिए हैं। पहली बात ये दिखाती है कि जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी ऑनलाइन दुनिया में कितनी जल्दी और कितनी असरदार तरीके से एकजुट हो सकती है। दूसरी बात, ये सरकार के कंट्रोल और लोगों की डिजिटल आज़ादी के बीच की उस खींचतान को सामने लाती है जो आज लगभग हर देश में चल रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये साबित करती है कि कैसे सोशल मीडिया पर अमीरी का दिखावा असल दुनिया में आर्थिक असमानता के गुस्से को भड़का सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि ऑनलाइन दुनिया को रेगुलेट करने और असहमति की आवाज़ को दबाने के बीच वो बारीक सी लाइन, वो लक्ष्मण रेखा आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के समाज और सरकारें दोनों ढूंढ रहे हैं।